एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज हम हमारा तीसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं हमारे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और इसके बाद हम हमारा डार्क रिएक्शन के अंदर आने वाले 3 साइकिल्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हम उसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है बीएचयू से रिलेटेड, सीयूसीटी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्कस करने से पहले और चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा सीयूसीटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जल्दी से आपको भी क्या करना है, आप अगर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमें जल्दी से हमारे इस कोर्स को परचेज करिए, ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आपको जाना है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसमें आप लोग को हम सारे कोर्सेज की तैयारी करा रहे हैं। बीएचयू के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की तैयारी हम जम के ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हमारे ऐप डीएनएस एजुकेयर को आप डाउनलोड करिए और वहां से आपको हमारे इस परचेस्ड कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस के बारे में, जो कि एटीपी सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसको ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है, उसको ये हाइपोथेसिस एक्सप्रूव करता है एक तरह से हाइपोथेटिकली। तो हमने एटीपी सिंथेसिस पढ़ लिया, हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। फटाफट जिसने ये वीडियोस को नहीं देखा है वो पहले जाके उन वीडियोस को देखेगा, नहीं तो उससे ये टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो एटीपी सिंथेसिस हो चुका था फोटोफॉस्फोरिलेशन में, उसको आखिर वो होता कैसे है, उसको ये प्रूव करता है ये हाइपोथेसिस। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया, तो वो दिया था मिशेल ने, MITCHELL। मिशेल ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को सबके सामने प्रपोज किया, तो मिशेल थे वो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। तो इसमें हमारे पास है एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर हम यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन्स है और वो प्रोटॉन है हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन आयंस जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है। भाई एक जगह आयंस ज्यादा है, बाहर आयंस कम है, तो मूवमेंट होगा। एक जगह कोई चीज ज्यादा है, एक जगह कम है, तो वहां मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसी से एटीपी बनता है। अब उसी को हम इस हाइपोथेसिस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट का मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस। किसकी वजह से हो रहा है, क्या है वो, प्रोटॉन है। ठीक है, तो हमें पता है कि फोटोलिसिस हो चुका है। तो फोटोलिसिस में जब भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है तो आयंस हाइड्रोजन बचते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे भाई, वो आते हैं इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। इस मेम्ब्रेन के अंदर वो इकट्ठे होने लगते हैं और इससे बनता है एक ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस। एक जगह आयंस ज्यादा है और बाहर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के आयंस कम है। ये रीजन क्या है भाई, ये स्ट्रोमा रीजन है। याद करिए थाइलाकॉइड्स होते हैं और थाइलाकॉइड्स जो होते हैं उसी के बाहर जो होता है ये स्ट्रोमा रीजन होता है। हमने एक थाइलाकॉइड उठाया है और यहाँ पे रख दिया है, तो थाइलाकॉइड जो होते हैं उसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा ही है। तो स्ट्रोमा में आयंस कम है और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में, मतलब खाली जगह में, ये जो खाली स्पेस दिख रही है अंदर, इसके अंदर क्या इकट्ठा है, प्रोटॉन्स है। भाई जहाँ खाली जगह होगी वहीं ना कोई चीज इकट्ठा होगी, जहाँ कोई जगह ही नहीं है वहां कोई चीज इकट्ठा कैसे हो सकती। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में कम है और कहाँ ज्यादा होंगे, इंक्रीज कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स ल्यूमेन में। तो इस ल्यूमेन मतलब थाइलाकॉइड के ल्यूमेन की बात की जा रही, तो ल्यूमेन में ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स और स्ट्रोमा में कम होते हैं। इसके वजह से ग्रेडियंट जो है वो टूट जाता है, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो टूट जाता है, क्योंकि आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं जहां उनको एक डिफरेंस मिलता है, तो ग्रेडियंट जो है वो टूट जाता है। अब क्या होगा, इसके वजह से एटीपी का सिंथेसिस होता है।
यही तो हम प्रूव कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, केमियोस्मोसिस में क्या क्या चाहिए होता है, इसके अंदर चाहिए एक एटीपी सिंथेटेस, इसके अलावा चाहिए एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसके अलावा चाहिए एक प्रोटॉन पंप और चाहिए एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है, एटीपी सिंथेटिस वो एंजाइम होती है जो कि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस करती है। एज मतलब सफिक्स यूज हो रहा है जो कि एटीपी को बनाता है, तो ये एंजाइम होता है, इसके बिना तो एटीपी बनेगा नहीं। तो केमियोस्मोसिस में क्या क्या जरूरी है, एटीपी सिंथेटेस एंजाइम, दूसरा जरूरी है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं होगा तो प्रोटॉन्स कैसे आएंगे भाई, जाएंगे अंदर, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है। प्रोटॉन पंप जो कि प्रोटॉन्स को अंदर बाहर करने में हेल्प करेगा, और चौथा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो किसके आर पार जाएंगे, प्रोटॉन्स नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन होता है कि प्रोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये देखिए, ये एटीपी सिंथेसिस का रीजन है, यहाँ से प्रोटॉन्स यहीं से बाहर आते हैं, हर जगह से नहीं जाते हैं, इसी जगह से बाहर आते हैं। एटीपी सिंथेटेस है, ये उसका F1 पार्ट है और ये उसका F0 पार्ट है। इसी दो पार्ट से ही एटीपी सिंथेटेस में से ये प्रोटॉन, देखिए ये जो एरो दिख रहा है, यहीं से ये प्रोटॉन्स बाहर आएंगे और ग्रेडियंट टूट जाएगा, एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। तो इस तरह से केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन होता है। अब हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा पढ़ा फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हमें जो पढ़ना है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम कुछ साइकिल्स को पढ़ेंगे। याद करिए, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम C3 साइकिल, C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, ये तीन बड़े टॉपिक्स को हम यहाँ पे डार्क रिएक्शन के अंडर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं बायोसिंथेटिक फेज में। बायोसिंथेटिक फेज या तो कह लीजिए डार्क रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन तो पढ़ लिया, हमने देख लिया कि एटीपी बन गया, NADPH भी बन गया। अब उसको यूज कौन करेगा, यूज करेगा यहाँ पे ये डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम सारे प्रोडक्ट्स जो कि लाइट रिएक्शन में बन चुके हैं उनको यूज करते हैं, और उसको यूज करके हम करेंगे क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। उसको कह सकते हैं एक तरह से कि हम उसको रेड्यूस कर रहे हैं। रेड्यूस करके हम CO2 से क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें हम किसको किसको यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो कि लाइट रिएक्शन में बन गए थे, और वो क्या थे, ATP और NADPH। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है कि ये होगा कहाँ। अभी तक तो हमने देखा कि सब कुछ थाइलाकॉइड के अंदर ही हो रहा था, चाहे वो फोटोलिसिस हो या फोटोफॉस्फोरिलेशन हो। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। मतलब कि अगर हमने ये पढ़ा कि ये क्लोरोप्लास्ट था और इसके अंदर सिक्कों की तरह ये थाइलाकॉइड्स थे, तो उसके अलावा जो ये जगह बच रही थी, ये जगह ये थी, ये स्ट्रोमा रीजन था। तो स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे कि डार्क रिएक्शन होगा, जबकि थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होगा। तो इसको दिमाग में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो याद होना चाहिए आपको ये कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा कि आपको इस बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन में आपको दो साइकिल्स पढ़नी है। पहला पढ़ना है जो है वो है C3 साइकिल और दूसरा पढ़ना है C4 साइकिल। तो हम एक एक करके यहाँ दोनों साइकिल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे C3 साइकिल, C3 पाथवे। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा टर्म हो गया, इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके अलग नाम से पूछा जाता है। इसके दूसरे नाम है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, या तो इसको कहते हैं केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके वजह से इस पाथवे को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। दूसरा नाम है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, होता है, और उसके बाद रिडक्शन भी होता है, तो इसलिए हम इस साइकिल को रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसको C3 पाथवे भी कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इस साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से हम इस साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इस साइकिल में होगा क्या क्या। ये साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजेनरेशन। इस पूरे प्रोसेस को शुरू कहाँ से होता है? जब इस साइकिल में CO2 एंट्री लेता है। पहला जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, क्योंकि हमें पता है CO2 ही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा, तो कोई इस साइकिल में ऐसा तो होगा जो CO2 को कैप्चर करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो इस साइकिल में होता है RUBP, जिसे हम कहते हैं राइबुलोज बिस फॉस्फेट। अब इस फॉस्फेट में यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 एंट्री लेता है इस साइकिल में। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं रुबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट नेम में इसको हम इस एंजाइम को कहते हैं रुबिस्को। अब ये एंजाइम काम करता है जब उसको CO2 मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं ये जो पूरा साइकिल है तभी शुरू होगा जब इस साइकिल में CO2 अपनी एंट्री लेगा। अब CO2 एंट्री लेने के बाद यहाँ पे क्या करता है, पहला प्रोडक्ट अपना बना देता है। पहला प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो है 3PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि C3 साइकिल में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, और अगर बनता है तो वो कितना कार्बन कंपाउंड है? तो वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इसी वजह से तो इसका नाम C3 पाथवे भी पड़ा, क्योंकि पहला कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब जो इस कंपाउंड है इसके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं, इस वजह से। और जबकि RUBP जो है, जो CO2 एक्सेप्टर है, वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन। अब ये CO2 को एक्सेप्ट किया और बना यहाँ पे PGA। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। मतलब हमारे इस साइकिल का पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है कि कार्बोक्सिलेशन हो गया। मतलब CO2 जहाँ है, CO2 से काम हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा कि PGA जो है वो रिड्यूस होगा। किसमें रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे? PGAL में। तो फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में रिड्यूस हो रहा है? फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे टोटल बने थे 12 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स, दोनों 6 मॉलिक्यूल RUBP का और 6 मॉलिक्यूल CO2 का, दोनों मिलकर 12 मॉलिक्यूल बनाते हैं PGA का। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल है PGA का, वो क्या बनाता है? PGAL बनाता है। अब PGAL का भी 12 ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसमें से 2 मॉलिक्यूल जो होता है वो निकल जाता है ताकि उससे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन पाए। बचे हुए जो 10 मॉलिक्यूल हैं उससे RUBP रीजनरेट होता है, मतलब फिर से बनता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कार्बोक्सिलेशन हुआ, PGA से जब PGAL बना तो रिडक्शन हुआ, और रीजेनरेशन मतलब RUBP फिर बनना। तो हम कहते हैं कि इस साइकिल में 3 काम होगा। आपको इसमें याद क्या रखना है? प्रोडक्ट्स के नाम। पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। कितना कार्बन कंपाउंड है? 5। पहला प्रोडक्ट क्या है इस C3 साइकिल में? PGA। कितना कार्बन कंपाउंड है? 3। समझ में आया? तो आपको इस साइकिल में ये कीवर्ड्स हैं, ये की चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है C3 पाथवे, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, और साथ में नाम है केल्विन साइकिल। ये 3 नाम से ये जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि C3 साइकिल आखिर क्या है। अब बात कर लेते हैं हम लोग C4 साइकिल की, कि C4 साइकिल में क्या होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे साइकिल की, जो है कि C4 साइकिल या तो C4 पाथवे। इसे हम हैच-स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इस साइकिल में यहाँ पे आपको 2-3 तरह के सेल्स दिख रहे हैं जो कि लीफ पे पाए जाते हैं। पहला है मीजोफिल सेल्स,
दूसरा है बंडल शीथ सेल्स और तीसरा है फ्लोएम। मेन जो ये साइकिल है वो दो जगह होता है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर। अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल C3 साइकिल की तरह ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर दिख रहा था, एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा था जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही यहाँ पे भी यही चीजें हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मीजोफिल सेल्स में क्या मिलता है कि हमारा जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो है पेप, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, इसको फुल फॉर्म ये है, इसको हम पेप के नाम से जानते हैं। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे ये बनता है, किससे बनता है? 3 कार्बन कंपाउंड जो कि है पेप से। तो यहाँ पे जो CO2 एक्सेप्टर है, जो पेप है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है और बनाता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? पेपकेस। C3 साइकिल में ये एंजाइम क्या था? रुबिस्को। यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है पेपकेस। यहाँ पे जो OAA है जिसे हम 4 कार्बन कंपाउंड कहते हैं, इस वजह से इस साइकिल को हम C4 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला कंपाउंड है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड के नाम में जाना जाता है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं। अब ये जो OAA है ये बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है मीजोफिल सेल से निकलते हुए बंडल शीथ सेल्स में पहुंचता है और यहाँ पहुंचने के बाद ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है। मतलब जो CO2 एक्सेप्ट करके ये सब बना था, ये CO2 यहाँ पे आके रिलीज हो जाता है, मतलब इससे अलग हो जाता है। तो जैसे हमने C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन देखा, यहाँ पे हम देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का हटना। तो मैलिक एसिड से जब पाइरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पे CO2 देखिए इससे अलग हो गया। अब ये जो CO2 है देखिए ये C3 साइकिल में एंट्री ले लेता है, मतलब कि C4 पाथवे में भी C3 साइकिल होता है लेकिन बंडल शीथ सेल के अंदर होता है, जबकि C3 पाथवे में C3 साइकिल जो होता है वो कहाँ पे होगा? वो मीजोफिल सेल्स में ही होता है। मतलब हमारा C3 पाथवे जो था वो सिर्फ मीजोफिल सेल्स में हुआ, जबकि C4 पाथवे जो है वो मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों में होता है। अब यहाँ पे जो CO2 निकला वो आपको पता है, अगर C3 साइकिल में एंट्री लेगा तो क्या करेगा? वो C3 साइकिल को चला देगा, और साइकिल चलाने का मतलब है कि PGA बनना, PGA से PGL और फिर RUBP बनना। तो ये प्रोसेस साइकिल ये चल जाती है। जहाँ CO2 मैलिक एसिड अपने से अलग कर देता है, वहीं पे ये CO2 यहाँ से निकल कर रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये C3 साइकिल को चला देता है। इसी बीच में ग्लूकोज भी बनता है C3 साइकिल में, जिसको हम यहाँ पे शुगर बोल रहे हैं सिंपल टर्म में। अब सबको पता है कि प्लांट में शुगर कहाँ जाएगा? फ्लोएम के अंदर जाएगा। तो इस तरह से CO2 डीकार्बोक्सिलेशन होने पर ये CO2 C3 साइकिल में एंट्री लेता है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि C3 साइकिल C4 पाथवे में कहाँ होता है, तो याद रखेंगे बंडल शीथ सेल्स के अंदर होता है। C4 पाथवे में CO2 एक्सेप्टर क्या है? तो वो है पेप। C4 पाथवे में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? तो वो है OAA। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पेप एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जब यहाँ से पाइरुविक एसिड आता है तो ये वापस से बंडल शीथ सेल से निकलकर मीजोफिल सेल में पहुंच जाता है और ये वापस से पेप को रीजनरेट कर देता है। तो इस तरह से हमारा C4 पाथवे कंप्लीट होता है। आई होप आपको C4 पाथवे अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट डाउन करके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम C4 पाथवे में, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हमने पेप लिया, उसके साथ CO2 लिया। CO2 तो लेंगे भाई, क्योंकि हम डार्क रिएक्शन देख रहे हैं, तो CO2 के बिना कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनेगा? ऑब्जेक्टिव तो यही है, CO2 लेना और उससे शुगर बनाना, उससे कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाना। यहाँ पे हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। अब इस तरह से OAA बनना, उससे मैलिक एसिड से CO2 हट जाता है और वो CO2 एंट्री लेता है C3 साइकिल में, जिसके वजह से शुगर बनता है और शुगर एंट्री लेता है फ्लोएम बंडल के अंदर, सीव ट्यूब में चला जाता है।
तो इस तरह से और फिर वापस से पेप रीजेनरेट हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा C4 पाथवे कि इस पाथवे में आखिर काम कैसे होता है। क्रान्स एनाटॉमी एक टर्म आता है, क्रान्स एनाटॉमी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो क्रान्स एनाटॉमी क्या है, जब मीजोफिल सेल पूरी तरह से बंडल शीथ सेल से घिरे हुए होते हैं। मतलब क्रान्स एनाटॉमी आपको सिर्फ C4 पाथवे में ही मिलेगा, याद करिए, क्योंकि C3 पाथवे में तो सिर्फ मीजोफिल सेल्स है, तो क्रान्स एनाटॉमी वहां नहीं देखने को मिलती। अब यहाँ बात कर लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, मतलब उनके लिए ये प्रोसेस उनके लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन का लॉस होता है। अब हमने पढ़ा है कि जितने भी हमारा डार्क रिएक्शन है इसमें कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है। अगर कार्बन ही लूज होने लगे या उसी का लॉस होने लगे तो हम क्या कहेंगे? ऐसी प्रोसेस प्लांट के लिए वेस्टफुल है, बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को हम यहाँ पे देख लेंगे। हम फोटो रेस्पिरेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। इस नाम को भी इसमें याद रखेंगे। हाँ, एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो CUCT का लॉन्च हो चुका कोर्स जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं बचा है। तो हमारे जल्दी से इस कोर्स को बाय करें, परचेज करें और हमसे ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको हमारे इसी तरह के और ढेरों वीडियोस हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे आपको मिल सके। देखिए, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो है RUBP, अब याद करिए ये C3 साइकिल में भी था, तो C3 साइकिल में RUBP था, तो उससे यहाँ पे PGA और PGA से PGL और फिर RUBP बना था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि वहाँ पे CO2 था और CO2 के साथ साथ वहाँ पे जो एंजाइम था वो था हमारा रुबिस्को। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है ऑक्सीजनेज, क्योंकि भाई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटो रेस्पिरेशन होता है। मतलब प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी कह सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी ऑक्सीजन बनता है प्लांट हमें देते हैं, वो खुद नहीं यूज करते हैं, उनके लिए जरूरी है CO2 ना कि O2। तो यहाँ पे क्या होता है, RUBP जब ऑक्सीजन लेता है तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है PGA, लेकिन साथ साथ में बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहीं पे ये पूरा साइकिल C3 पाथवे से हटकर फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है, क्योंकि PGA बनेगा तो PGL बनेगा, लेकिन उसके साथ बना हुआ ये प्रोडक्ट इस साइकिल को C3 साइकिल से बिल्कुल अलग बनाता है। अब यहाँ पे जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये आगे चल के बनाता है ग्लाइकोलेट। अब देखिए इसमें आपको ये 3 पार्टीशन दिख रहा है, इसमें हर एक पार्टीशन अलग अलग ऑर्गन में होने वाला प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन 3 जगह पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स। ये 3 जगह पे फोटो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है। 3 ऑर्गन्स को सिलेक्ट करिए, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या पता किसी में पेरोक्सीसोम्स नहीं है, वहां पे वैक्यूल दे दिया, तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन में ये होता है और एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो इसमें याद रखेंगे PCM कोड से आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे। पेरोक्सीसोम्स, उससे पहले क्लोरोप्लास्ट और फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। तो PCM ऑर्गेनल के अंदर हमारा फोटो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट जो आपको दिख रहा है ये आगे चल के बनाता है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट एंट्री लेता है पेरोक्सीसोम्स के अंदर। अब ग्लाइकोलेट बनाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आगे चल के एंट्री लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे देखिए कार्बन का लॉस दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल जो CO2 का है वो यहाँ पे लॉस में जा रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि हुई ना फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि भाई यहाँ पे जो डार्क साइकिल है वो काम कर रहे थे कार्बन को फिक्स करने का। अब इस प्रोसेस में कार्बन फिक्स होने की जगह उल्टा निकल रही है बाहर, तो हो गई है वेस्टफुल प्रोसेस। अब ग्लाइसिन से बनता है सेरीन। सेरीन जो होता है वो एंट्री लेता है पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम बनाता है ग्लिसरेट। ग्लिसरेट वापस से जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये सब आपको याद करना होगा, ये मैं याद नहीं करवा सकती आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये साइकिल समझा सकती हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि इस प्रोसेस में किससे क्या बन रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि कौन से ऑर्गेनल में क्या है, और इन तीनों ऑर्गेनल के नाम याद अच्छे से रखेंगे, अलॉन्ग विथ कि फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम आखिर क्या है, जिसे हम वार्बर इफेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे ग्लिसरेट जो होता है वो पीजीए बनाता है। अब पीजीए जो होगा याद करिए, पीजीए जो होता है वो C3 साइकिल में एंट्री लेता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जहां ये C3 साइकिल में एंट्री लेगा तुरंत रीजेनरेशन होगा RUBP का, तो RUBP फिर से यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा कार्बन तो फिक्स हो गया, लेकिन 25% का कार्बन लॉस यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाता है। 1 molecule of CO2 इज रिलीज, 25% कार्बन का लॉस होता है, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस कंसिडर करते हैं हम इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस। और ये सिर्फ C3 पाथवे में होता है, C3 प्लांट्स के ही अंदर होता है। C4 पाथवे में कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि वहाँ RUBP बन ही नहीं रहा है, वहाँ पीजीए है ही नहीं। तो याद रखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 पाथवे में ही होता है। तो इस तरह से हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आपको कभी कभी कुछ पूछता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के अलावा लाइट, टेम्परेचर और सॉइल वाटर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। उनका ज़्यादा होना या कम होना फोटोसिंथेसिस को बढ़ा और घटा सकता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक आता है आपको टर्म ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने बताया कि अगर बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को अगर अफेक्ट कर रहे हैं या उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा असर उस फैक्टर का पड़ेगा जो सबसे स्लोएस्ट है, सबसे धीरे गति से है। वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। तो ये बताया ब्लैकमैन ने। कभी कभी पूछता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो ये पता होना चाहिए कि ये कहते हैं कि अगर ढेरों फैक्टर अगर किसी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उस फैक्टर का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करेगा उस फैक्टर पे जो कि फैक्टर सबसे स्लो है, जो सबसे धीमी गति से चल रहा है। तो इस हिसाब से हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार बता दूँ, जिसको नहीं क्लियर है वो मुझे कमेंट डाउन करके उन टॉपिक्स को या उस टर्म को बता सकता है, मैं उससे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग BHU के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्लास्टोसाइनिन इज़ द मेटालोप्रोटीन दैट कंटेन्स, तो इसमें प्लास्टोसाइनिन में कौन सा मेटल है, तो वो होता है कॉपर। ना तो मोलिब्डेनम, ना तो जिंक, ना तो आयरन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कॉपर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ C4 प्लांट, तो C4 प्लांट कौन सा होगा इन सब में से, तो C4 प्लांट होगा यहाँ पे शुगर केन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन ग्रीन प्लांट्स इज, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट हम किस पिगमेंट को कहते हैं, हम P700 को कहते हैं, क्योंकि P680 जो पहला ऑप्शन है ये हमारा फोटोसिस्टम सेकेंड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन है केल्विन साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज, तो केल्विन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि C4 साइकिल और हैश/साइकिल दोनों एक ही नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पेरोक्सीजोम्स आर रिलेटेड टू। तो पेरोक्सीजोम्स किससे रिलेटेड होते हैं? ये फोटो रेस्पिरेशन में पाए जाते हैं, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सीजोम ऑर्गेनेल के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। तो CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में कौन है भाई? तो ये हमारा हो जाएगा पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ये CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में पाया जाता है, जिसे हम RUBP कहते हैं। जबकि थर्ड ऑप्शन OAA जो होता है ये C4 प्लांट्स का पहला प्रोडक्ट कहलाता है, और फोर्थ ऑप्शन जो PGA है ये पहला प्रोडक्ट है C3 साइकिल का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। कोई भी ग्रीन पार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो लीव्स हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इन सब में से गलत है? तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही रिलीज होता है, सही बात है। फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप वाइज रिएक्शन है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों ही एक ही रिजेंबल करते हैं, और ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है। इसके बाद हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कॉर्नेलियस वैन नील ने अपनी स्टडीज़ पे किस पे काम किया। तो कॉर्नेलियस वैन नील जो थे उन्होंने काम किया था पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या ज़रूरी नहीं है? तो ज़रूरी क्या नहीं होगा इसमें? तो इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो प्लांट हमें दे देते हैं, बाकी सब चीज़ें जो ऊपर की है ये सब ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह का प्रोसेस है? तो ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल नहीं, फिजिकल नहीं, सिर्फ केमिकल नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस यही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है C4 प्लांट्स डिफर करता है C3 प्लांट्स में, किस मामले में डिफर करता है भाई? तो इसका आंसर हमें पता ही है कि दोनों में CO2 एक्सेप्टर अलग अलग होते हैं। तो CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में हमें RUBP मिलता है, C4 प्लांट्स में हमें PEP मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी हमें सही तरह से मिलता है, एक ही तरह का मिलेगा। पिगमेंट्स भी सेम तरह के इन्वॉल्व हैं, और एंड प्रोडक्ट्स भी सेम ही तरह के मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।